नमस्कार दोस्तों। क्या आज देश को जोड़ने और न्याय की यात्रा की आवश्यकता थी? क्या इस देश के साथ अन्याय हो रहा है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं? और क्या देश की तमाम चुनी हुई सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें हैं और जो भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, उनमें बड़ा भारी भेदभाव होता है? और क्या उसी तरीके से देश के नागरिकों से भेदभाव होता है? आज सवाल ये खड़े और ये सवाल जब खड़े हो तो निश्चित रूप से उसका जवाब तलाशना पड़ता है। आज हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे और जब वो राज्यसभा में बोल रहे थे तो उनका भाषण नफरत से, विद्वेष से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से भरा हुआ था। न तथ्यात्मक रूप से सही था, न किसी और तरीके से। वो जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाए गए सवालों पर जवाब देने की बजाय उन पर निजी तौर पर हमलावर थे, वह अपने आप में लगता है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को मजाकिया यानी एक प्रकार से जोकर की तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की और उन्होंने इसी से कहा कि हमें मनोरंजन आप कर रहे थे, यानी वो मनोरंजन का साधन हो गए। वहीं दूसरी तरफ सभापति, जो उपराष्ट्रपति भी हैं देश के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को जगह जगह से काट दिया, उसकी आत्मा खत्म कर दी। जो उन्होंने सवाल उठाए थे उन सवालों को हटा दिया, जबकि उन्होंने हर सवाल तथ्यात्मक ढंग से पूछा। जब यही स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक सवाल तो उठता है कि यह संसद है या साहेब का राज दरबार। यही बात तो कही थी गौरव गोगोई ने कि राज दरबार बन गया है नरेंद्र मोदी का, महाराजा का राज दरबार बना दिया गया और वही स्थिति है। आज जो उन्होंने महंगाई पर सवाल किया था उस पर कोई जवाब नहीं था। आज उन्होंने जो जवाब चाहा था कि किस तरीके से दलितों को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करने के लिए हुए हैं, उस पर आज कोई सवाल का जवाब नहीं था। कोई सवाल का जवाब नहीं था क्यों आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया और क्यों उसको साजिश के तहत फंसाया गया। क्योंकि आज ईडी ने तो कोर्ट में यही कहा है कि हमें उनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हमें और भी रिमांड चाहिए। यानी जब उनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो और रिमांड चाहिए। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि 5 दिन आपने रिमांड में रख लिया, उसके बाद यह कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तमाम सारी चीजों की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह अपनी सरकार में कह रहे थे कि इस तरह से मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, ये आता है, ऐसा होता है। बिल्कुल कह रहे थे, क्योंकि जो शिकायतें आ रही थी उस पर उन्होंने कहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस पर उन्होंने कहा था, और उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए अपनी सरकारों के खिलाफ जांच करवाई थी, अपनी सरकार के ही मंत्रियों को जेल भी भेजा था। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गई, उन्हीं आरोपों के कारण उन्हें बदनामी झेलनी पड़ी। और जब सरकार गई तो आपकी ही सरकार ने उन आरोपों को गलत साबित कर दिया अदालत ने। आपके प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं साहब, ये तो अपराध ही नहीं हुआ है। चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे रेलगेट हो, और चाहे कोई और भी मामला हो, कोलगेट हो, कुछ भी हो, उन सारे आरोपों में आपकी सरकार ने अदालत में कर दिया कि हाँ नहीं साहब, कोई नहीं शामिल। तो ये किसी और ने तो नहीं किया था, तो फिर आप किस बात की बात करते हैं? तो यानी बेईमानी आपकी सरकार में हो रही, वहां नहीं हो रही थी। उनके ऊपर तो आरोप लगता था, वो जांच कराते थे। आपकी सरकार पे तमाम आरोप लगे,
आपने क्या जांच कराए? राफेल घोटाला हो या कोई और घोटाले, एक दो घोटाले नहीं है, चाहे गंगा सफाई के नाम पे घोटाला हो, चाहे रक्षा खरीद के घोटाले हो, या किसी भी तरह से, कौन सा घोटाला बाकी है? तो साहब इतने घोटाले के बाद में जनता को लूटने का काम किया गया, और सबसे बड़ा नोटबंदी का घोटाला, जिसमें किस तरीके से नोट बदले गए, उसके घोटाले पे आप बात नहीं करेंगे, आप जवाब नहीं देते हैं। और दूसरी बात, आप उनको बताते हैं, और जब आप उनको कटघरे में खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि वो ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार उनके मुताबिक चलते थे, उनके मुताबिक करते थे। उलट बात बताते हैं। ब्रिटिश हुकूमत की तरह से चलने का काम तो आप लोग करते हैं। याद करिए, उनके सेवक कौन थे? वही आरएसएस, और जो आज बीजेपी है, वो जनसंघ जब बनी, उसके जनसंघ के पहले हिंदू महासभा और सब बनी, वही सब होते थे। और उन्होंने किस तरह से गुलामी की, वह भी सामने है। जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आपके सावरकर ने, और आपके आरएसएस के पुरोधाओं ने चिट्ठी देके कहा था कि नहीं, आप देश छोड़ के मत जाइए, हम आपके साथ हैं, आपकी सेवा करेंगे। याद कर लीजिए, तथ्यात्मक है। आप ही के लोग थे, माफिया मांग मांग करके आते थे। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो जब नाराज होकर सी राजगोपालाचारी ने राजे रजवाड़ों की, जमींदारों की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, तो उसके साथ सबसे पहला गठबंधन आप ही लोगों ने किया था। और आपके ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, जब नेहरू जी ने कहा कि नहीं, छुट्टी कर दी जाए क्रिश्चियन त्योहार पर, छुट्टी ना की जाए क्योंकि अभी काम बहुत करना है, तेजी से काम करना है, छुट्टियां निरस्त की जाए, तो आपके ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था नहीं नहीं, छुट्टी निरस्त नहीं होगी, ये काम तो होते रहेंगे। यानी उनके लिए छुट्टी महत्वपूर्ण थी, वो भी ईसाई छुट्टी भी महत्वपूर्ण थी, वहां तो जाति धर्म के नाम पे नहीं था। फिर इसी तरीके से आपने राजपथ को लेकर के झूठ बोला, कि राजपथ को लेकर के जब आपने झूठ बोला कि आपने उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया, भारतीय नाम कर दिया, तो हुजूर सबसे बड़ी बात आपको खुद ही नहीं पता है, उस रोड का नाम किंग्सवे हुआ करता था, और 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका नाम बदल करके राजपथ किया था। यह भी याद कर लीजिए, और यह भी याद कर लीजिए कि जिस तरीके से राजीव गांधी के भाषण को आपने कोट किया, जो वो कहते थे 1 रुपया भेजता हूं और 80 पैसा मिलता है, तो उसके लिए राजीव गांधी ने ही वह व्यवस्था की थी, उन्होंने ईमानदारी से यह बात स्वीकार की थी। तब उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि इसीलिए पंचायती राज किया जाए, जिससे सारा पैसा उन्हीं को दिया जाए और वो खुद अपना डेवलपमेंट करें और गांव आगे बढ़े, और उनको कैसे बढ़ाना है। आपने पंडित नेहरू को लेकर के गलत कोट किया कि वो आरक्षण के खिलाफ थे। वो आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, अयोग्यता के खिलाफ थे। उन्होंने यह कहा था कि आरक्षण के नाम पे, जो चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें यह कहा था कि आरक्षण के नाम पर अयोग्य लोग नहीं भर्ती होने चाहिए, यानी उनमें योग्य बनाइए और उन्हें लेकर के आइए। और इसीलिए इस देश में पहली बार आरक्षण जो है पंडित नेहरू की ही सरकार ने दिया था, कोई आपने नहीं दिया था। उनके लिए जितनी व्यवस्था की गई थी उन्हीं के द्वारा की गई थी। उनके ऊपर होते अत्याचारों को रोकने के लिए छुआछूत अत्याचार अधिनियम उन्हीं के द्वारा लाया गया था, और आदिवासियों के कल्याण के लिए जो भी काम करने थे उन्हीं की सरकार ने किए थे। किसानों के लिए जो करना था उन्हीं की सरकार ने किया था। युवाओं के लिए जो करना था उन्हीं की सरकार ने किया था। इस देश में कामगारों के लिए जो करना था उन्हीं की सरकार ने किया था, आपने नहीं किया था। यानी झूठ बोलने के लिए, और आज फिर आपने कल की तरह, जैसे आपने लोकसभा में किया था, पूरे के दौरान आपने सिर्फ कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं को कोसने के सिवा कुछ नहीं किया।
इससे पता चलता है कि आपके पास अपनी कोई कार्य योजना नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप झूठ से बोल सकते हो। आपने झूठ बोला कि आपने वार मेमोरियल बना दिया और न जाने क्या क्या कर दिया। आपको शायद यही नहीं पता है कि इंडिया गेट पर वह जलती हुई विजय मशाल वो उन्हीं के सम्मान में थी, उन शहीदों के ही सम्मान में थी, जिसे आपने बुझा दिया। और यही नहीं, आपने तो इतना बुरा काम किया कि चीन के आगे मस्तक झुका करके जो चीन की सीमा पर चीन से लड़ते हुए शहीद हुए थे मेजर शैतान सिंह, उनके स्मारक तक को तोड़वा दिया। यह आपने किया है। आपने 6,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा करा दी है चीन को, 6,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन, यह आपके राज्य में हुआ। फिर आप बोलते हैं, दूसरी तरफ आप जीएसटी को लेकर के जब बोल रहे थे तो मनमोहन सिंह जो जीएसटी की बात करते थे, वह जीएसटी था जो किसी को लूटने वाला नहीं था, बल्कि अमीर से लेकर गरीब को देने वाला था। आपने क्या किया? आपने उसे इस तरह से बनाया कि गरीब से लूटा जाए और अमीर को दे दिया जाए। और यही नहीं, उसमें पक्षपात की स्थिति आई। तमाम राज्यों का जो भाजपा शासित नहीं है, उनका जीएसटी का पेमेंट नहीं हो रहा, उनका जो अपना हिस्सा है। कर्नाटक के आज मुख्यमंत्री समेत वहां के तमाम सांसदों, तमाम विधायकों ने बैठ करके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारा जीएसटी का पैसा दो, हमारा मनरेगा का पैसा दो, हमारा पैसा दो जो हमारा है, हक का पैसा है, और बजट में सही प्रोविजन करो। कर्नाटक हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और उसके टैक्स की स्थिति यह है कि वो 100 रुपया देता है तो उसे 12% आप वापस कर रहे हैं। तो यह स्थिति है, जबकि 60% आपको वापस करना चाहिए। तो जब 60% वापस करना है, उसकी बजाय आप वापस यह कर रहे हैं। यानी आप किस तरीके से दोहन कर रहे हैं, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर करने की आपकी नीति है। और मनरेगा मजदूरों का पूरे हिंदुस्तान में आपने 16,000 करोड़ रुपया दबा रखा है, 16,000 करोड़ रुपया। और जब 16,000 करोड़ रुपया उनका दबा रखा हो तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति में आपने लाके खड़ा कर दिया है देश को। यानी आप मजदूर मर जाए, काम करे, मेहनत करे, और उसके बाद उसे पैसा ना मिले, यह दशा आपने कर दी। और पैसे के नाम पर फिर भ्रष्टाचार हो। हिंदुस्तान में जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके राज्य में हुआ है। और ये हम नहीं कहते, ये वैश्विक इंडेक्स कहते हैं, वर्ल्ड का डाटा कह रहा है। और जब इन सब की बात होती है, उसी समय बात होती है इस देश में चरण चुंबक चुनाव आयोग आपने बना दिया है, जो आपके चेहरे को देख करके फैसला देता है। शिवसेना के मामले में उसने जिस तरीके से शिंदे की शिवसेना को सही शिवसेना ठहरा दिया, इसी तरीके से एनसीपी में अजीत पवार की एनसीपी को आपने असली एनसीपी ठहरा दिया। इसी तरीके से तमाम और चीजें हो रही। और चुनाव आयोग आपकी सुविधा अनुसार तारीखें चुनाव की तय करता है, आपके प्रचार का पूरा काम करता है, आपके लोगों को सपोर्ट करता है, और उन लोगों को नोटिस भेजता है जो आपके खिलाफ। यही नहीं है, इतने में ही होता तो कहते। अत्याचार की स्थिति। और सबसे बड़ी घटना हरदा में हुई। हरदा में जहां विस्फोट हुआ, उस कंपनी के पास सिर्फ 15 किलो बारूद का लाइसेंस है, और स्थिति यह है कि उसके यहां हजारों किलो बारूद इकट्ठा होता है। आप ही की सरकार है, सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2015 में भी उसके यहां विस्फोट हुआ था, तब भी कार्रवाई नहीं हुई थी। आईवॉश किया जाता है, तमाम बार उसके लाइसेंस निरस्त करने की बात होती है, सब कुछ होता है और फिर बहाल हो जाता है। क्यों? इतना बड़ा मंजर कि उसे
जब आग लगी और सब कुछ हुआ तो उसे बुझाने के लिए लोग नहीं आ पा रहे थे। 24 घंटे से उसमें वहां की स्थिति खराब है और इस हादसे में 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने मरणासन्न स्थिति में। ऐसी स्थिति में हमें याद आता है यूनियन कार्बाइड की घटना, वो भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी, भोपाल की घटना थी। और उस घटना के बाद सरकार ने तत्काल एक्शन लिए थे, तत्काल कार्रवाई की थी, जो जो चीजें संभव थी की जा सकती थी, जबकि तब इतनी ना तकनीक थी, ना इतने साधन थे। और उसके बाद में जब यूनियन कार्बाइड का मालिक गिरफ्तार किया जाता है एंडरसन, और एंडरसन के ऊपर कार्रवाई होती तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली जाते हैं और अरुण जेटली उसका पूरा केस लड़ते हैं और उसको ऑर्डर कराते हैं कि हाँ, उसे सुरक्षित अपने देश जाने दिया जाए। तो यह बताता है कि किस तरह की साजिशें आप रचते रहे। आप तो पूंजीपतियों के साथ खड़े होते रहे, बार बार आप करते हैं राजे रजवाड़ों की। जब आप बात करते हैं तो राजाओं और रजवाड़ों को किसने इस देश में मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री बनाया है? सबसे ज्यादा आपके यहां बने और राजे रजवाड़ों के ही साथ थे। सी राजगोपालाचारी की मैंने चर्चा की। सी राजगोपालाचारी की जो पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, उस पार्टी के साथ में मिलकर के किस तरीके से आपने राजे रजवाड़ों की लड़ाई लड़ी थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका प्रीवी पर्स खत्म किया था, तमाम उनके सब बंद कर दिए थे, तब उस स्थिति में उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाने वालों में आप लोग थे। और आप ही लोग थे जो पंडित नेहरू के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो गरीबों, पिछड़ों और सबके लिए काम कर रहे थे, राजे रजवाड़ों के लिए नहीं कर रहे थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध आप ही लोग कर रहे थे। तो इस देश में जब गरीबी हटाओ का नारा देकर श्रीमती गांधी ने लड़ाई शुरू की और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर रही थी, तब अमेरिका भारत का विरोध कर रहा था। उस समय अमेरिका के पक्ष में आप लोग खड़े थे और किस तरीके से अमेरिका के लिए वकालत कर रहे थे। सीआईए एजेंट के तौर पे आपके तमाम नेता पहचाने जा रहे थे और तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के चाहे जज हो, चाहे दूसरे और लोग हो, वो भी थे, तमाम सारे लोग। और उन सब की पहचान हो गई थी, सबके सबूत भी आ गए थे। इसी कारण एचआर खन्ना चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे, याद करिए। और आप लोगों ने साजिश रच के किस तरीके से अमेरिका के पाले में खड़े होकर के इंदिरा गांधी को हटवाया था। आप बात करते हैं, आप विरोधी रहे। जब जब महिला आरक्षण के भी आप विरोधी रहे। जब सोनिया गांधी महिला आरक्षण को लेकर के आई थी तो उसका विरोध करने वाले कौन थे, राज्यसभा में गिराने वाले कौन थे? आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उसके पहले आप याद करिए, राजीव गांधी जब लेकर के आए थे तब भी यही स्थिति हुई थी। तो महिला अधिकारों का सदैव विरोध आप लोगों ने किया। तो इस तरह की स्थितियां हैं। यही नहीं, इस देश में एक घटना होती तो कहते इस देश को वास्तव में ऐसा गुलाम बना दिया है। आप गुलामी की स्थिति में जब ढकेल दिया हो तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। आज इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इसीलिए निकले हुए। और आज जब वो उड़ीसा पहुंचे तो उन्होंने उड़ीसा की सच्चाई बताई कि कैसे वहां 40 लाख युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। न उन्हें शिक्षा मिल रही है, न उन्हें नौकरी मिल रही है, न कुछ और रोजगार मिल रहा है। वो किसी योग्य नहीं है, इस हालत में कर दिया है। वहां के 30 लाख लोग राज्य छोड़ करके बाहर जाकर के अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हालत यह है कि सिर्फ 3000 लोगों को आपने उस देश में ला करके, उस प्रदेश में ला करके 300 पूंजीपतियों को ला करके किस तरीके से 30 पूंजीपतियों के हाथ में पूरा पूरा उड़ीसा सौंप दिया है। 30 पूंजीपति आज उड़ीसा चला रहे, आदिवासियों का राज्य है, आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं। और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों मिलकर किस तरीके से साजिशें रचते हैं और उस राज्य को आज तक कंगाल रखे हुए। पूरे देश में सबसे बुरी हालत का राज्य है वो।
इस तरह की स्थिति में हो और उसके बाद में स्वांग बड़े बड़े रचे जाए, तो आप समझिए इसके बाद में आप संसद में झूठ बोलते हैं, तो वो बताता है कि आप वास्तव में झूठ के भरोसे ही टिके हुए हैं, नफरत के बूते हैं और आपके पास कुछ नहीं। जय